नमस्कार श्रीमान श्रीमती। मैं स्वप्निल रानी नंद कुमार आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति विशेष का साक्षात्कार लेके आ रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका नाम है कमांडर वी के जेटली। कमांडर वी के जेटली, जिन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय से अपना शैक्षिक अभ्यासक्रम पूरा किया, आईआईटी खड़गपुर से अपना स्नातकोत्तर अभ्यासक्रम पूरा किया और भारतीय नौदल में अपना स्वर्णिम योगदान दिया। श्रीमान श्रीमती, उसके पश्चात जेटली जी ने एक अहम योगदान देते हुए भारत में साहित्य का एक ऐसा चरम सीमा रखी कि जिसको अविश्वसनीय कहा जाता है। सो आईआईटियंस एक ऐसी किताब जो भारत में एक अमूल्य साहित्यिक योगदान मानी जाती है। तो चलिए आज के साक्षात्कार में कमांडर वी के जेटली से हम मुलाकात करेंगे। जम्मू का एक युवा जिसने अपने प्रधानाचार्य के कहने पे ड्राइंग, हिंदी, संस्कृत बहुत सारे विषय का अध्ययन करने के बाद अपना करियर शिखर प्राप्त किया। विजन इंडिया हमारा एक माध्यम है कि जिनके माध्यम से हम भारत के सभी रहवासी उनके सामने एक ऐसे व्यक्ति विशेष को हम लाते हैं। नमस्कार श्रीमान, आप जम्मू क्षेत्र से हो, हमारे रसिक वर्ग को बताएं। जी हाँ, मेरे माता पिताजी 1947 में पाकिस्तान से आए थे। तो देखा जाए तो हमारा गांव तो पाकिस्तान में है, रावलपिंडी एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट झेलम पड़ता है। तो हमारा गांव देखा जाए हिंदुस्तान में है ही नहीं, लेकिन पिताजी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब करते थे, उर्दू स्टेनोग्राफर। तो उनकी जम्मू कश्मीर में काफ़ी देर तक पोस्टिंग रही एज ए उर्दू स्टेनोग्राफर। तो मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के समझिए कि अप टू प्री यूनिवर्सिटी वो जम्मू और कश्मीर में हुई। कुछ साल 2 साल श्रीनगर में भी और बाकी ज़्यादा समय जम्मू में। और प्री यूनिवर्सिटी मेरी जम्मू से ही थी। मैट्रिक का बोर्ड भी जम्मू कश्मीर में दिया मैंने। सो वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई स्टार्टिंग वहाँ से हुई। और ये जो आप हम बोलते हैं कि गुरुजन का होना, हिस्सा होना जी, बहुत एक महत्वपूर्ण भाग है, उसके बारे में आप। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे गुरुजन मिले। हालांकि मेरी जो स्कूलिंग हुई वो बहुत ही एक एवरेज स्कूल कहा जाएगा, जिसको हम आजकल की भाषा में म्यूनिसिपैलिटी टाइप ऑफ स्कूल बोलते हैं। वहाँ पे हम उसको गवर्नमेंट स्कूल बोलते थे। तो लेकिन बड़े बड़े अच्छे टीचर हमें मिले वहाँ पर। उन्होंने जो हमारे अंदर वैल्यूज डाली, मैं समझता हूँ उनके कारण हमारी पर्सनैलिटी जो भी आज हम हैं, वो शायद उसकी नींव उन्होंने डाली थी। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 7वीं क्लास में एक हमारे टीचर बातों बातों में ऐसे कहानियां सुनाते सुनाते उन्होंने एक दिन बोल दिया कि बच्चों, कभी लड़ाई करनी हो ना किसी से, तो अपने कमजोर के साथ कभी लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई करनी है तो अपने से ताकतवर के साथ करो, उसमें मजा भी है। थोड़ी सी अपनी हड्डी पसली भी टूटेगी, थोड़ा खून भी आएगा, और फिर उसको अगर आप हरा देते हो तो उसमें मजा है। जो आपसे कमजोर है वो तो पहले से बेचारा कमजोर है। और मैं ये सोचता हूं कि ये मेरे दिमाग में ऐसी बात बैठ गई कि जब बाद में मैंने इवन भारतीय नौसेना भी ज्वाइन की एज ए ऑफिसर, और सेलर्स के बीच में जो एक फासला होता है वो मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। और मैं हमेशा अपने सेलर्स का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करता था, बिकॉज मैं सोचता था कि मेरा कर्तव्य बनता है इनका ध्यान रखना। और आज की तारीख में भी, चाहे मेरी सिक्योर सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड हो या वो हाउसकीपिंग बॉयज हो, मैं सबके साथ प्रेम के साथ पेश आता हूँ। मेरे दिमाग में वो कभी आया नहीं कि मैं जी इस लेवल का हूं और वो इस लेवल का है, वो कभी नहीं आया। तो इसकी नींव हमारे मास्टर जी, शिव शर्मा नाम था उनका, 7वीं क्लास में उन्होंने नींव रखी थी। और हमारे हेडमास्टर साहब ऐसे थे, वो घर में बुलाते थे पढ़ाने के लिए। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी, बेटा ड्राइंग से तेरे नंबर कम आएंगे, हिंदी में भी नंबर कम आएंगे, संस्कृत ले ले बेटा। तो 9th में आकर के 3 महीने जब बाकी बच्चे पढ़ चुके थे, उन्होंने मुझे संस्कृत लेने के लिए मजबूर किया, मैं कहूंगा। लेकिन उसके कारण ही जे के बोर्ड में 10वीं कक्षा में मेरी 4th पोजीशन आई। और उनका इतना ज्यादा बच्चों के साथ लगाव था, इतनी ज्यादा प्रेरणा थी कि एक गवर्नमेंट स्कूल की 3 पोजीशन आई थी उस समय पूरे जम्मू कश्मीर बोर्ड में, पहले 20 में से 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन और 6th पोजीशन। इसी तरह से इनका नाम था मास्टर ओपी गंडोत्रा जी। और एक और मास्टर मुझे याद आते हैं, हमारे बैसाखी राम जी। उन्होंने भी जो वैल्यूज हमारे दिमाग में डाली, बहुत ही बढ़िया डाली। एक बार उन्होंने बातों बातों में, हमारा वो ज्योमेट्री बॉक्स होता था ना, वो देखो बड़ा ढीला ढाला था। तो ये क्या है,
कि भाई ए मैन इज नोन बाय द टूल्स ही कीप्स, कि एक अच्छे कारीगर की जो पहचान है कि उसके पास टूल्स कैसे हैं। तो बेटा ये भी आपका बढ़िया होना चाहिए। अगर ज्योमेट्री है तो पेंसिल भी एकदम शार्प हो, वो जिसको हम प्रकार बोलते थे या प्रोटेक्टर बोलते थे वो भी एकदम बढ़िया हो, तब आप बढ़िया काम कर सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें उन्होंने दिमाग में डाली जो जिंदगी में हमेशा अपने साथ रही। तो मैं सोचता हूँ कि स्कूल का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। स्कूल का जो एक टीचर होता है वो सबसे बढ़िया वैल्यूज बच्चों के दिमाग में डाल सकता है। तो स्कूल के टीचरों का एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है। दे आर रोल मॉडल बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स, सो दे कैन पुट ग्रेट वैल्यूज। तो जो भी अगर टीचर लोग सुन रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखें कि अपने बच्चों के अंदर एक वैल्यूज डालें। यू आर रोल मॉडल्स फॉर देम। जो एक एक बात आप उनको बताओगे वो शायद माता पिता की बात इतनी नहीं मानेंगे जितनी आपकी मानेंगे। श्रीमान, मुझे गर्व महसूस हुआ कि आज आप इस उम्र में भी अपने गुरुजनों का नाम मुखोद्गत है आपको, आप अभी बता रहे थे। प्रेक्षक, मैं आपको एक बताना चाहूँगा, ये जो हमारी मुलाकात है, ये जो शिष्टाचार हमारी मुलाकात है, वो अनएडिटेड है, अनस्क्रिप्टेड है। हमने श्रीमान जी को बहुत सारा व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन उनमें से हमने उनको बोला कि आप हमें भेंट दें और हम एक वार्तालाप करेंगे। इसमें कोई भी पहले से उनको क्वेश्चन पूछे गए थे, ये ऐसा होगा ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे एक बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि आज भी उनको उनके गुरुजन के नाम याद है और वो गर्व के साथ वो बोल रहे थे। श्रीमान, ये आज के युवाओं तक पहुंचना चाहिए कि बिल्कुल जी, हमारे पहुंचना जो न्यू चाहिए। है वो गुरुजनों तक होनी चाहिए। जी हाँ। सर, आप जम्मू से थे श्रीमान, तो आप अभी जैसे हो वैसे ही उस वक्त भी इतने ही एनर्जेटिक, ऊर्जात्मक थे या शांत एकेडमिक आप? मैं काफी हद तक पढ़ाकू टाइप का था। पढ़ाई खूब करते थे हम सुबह से लेकर शाम तक। उन दिनों में जब हम छोटे थे तो एक कहावत कही जाती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो पढ़ाई लिखाई पे बहुत जोर होता था। जम्मू में कोई कल्चरल एक्टिविटीज खास कुछ होती नहीं थी। एनसीसी में मैं बहुत एक्टिव था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते थे। कबड्डी और खो खो खेलने में बड़ा आनंद आता था और बेसिकली शाखा में हम खेलने ही जाते थे। और अगर मैं बोलूं जम्मू की बात, तो हम लोग एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहते थे। इनफैक्ट शब्द अपार्टमेंट भी ठीक नहीं है, क्योंकि मोहल्ले में अपार्टमेंट नहीं होते, वो एक प्रकार से घर होते हैं छोटे मोटे। एक कमरे वाले घर में रहते थे। पढ़ने के लिए कोई प्रॉपर जगह भी नहीं थी, तो छत के ऊपर जाकर के हम पढ़ाई करते थे। और छत पे धूप ना लगे उसके लिए वो सुतली वाली खाट होती है, उसको ऐसे टेढ़ा करके बिछा देते थे, बाउंड्री की सपोर्ट लेकर के। उसके ऊपर चादर बिछाते थे ताकि धूप ना लगे। और उसके नीचे मैं और मेरे दो दोस्त भी आ जाते थे पढ़ने के लिए। और वो जो दोनों दोस्त भी हैं मेरे, हम सुबह से लेकर शाम तक आज ट्रिग्नोमेट्री रगड़ देंगे, आज केमिस्ट्री का करेंगे, आज फिजिक्स या न्यूमेरिकल करेंगे, ऐसा हम पढ़ाई करते थे। और आपको मैं बताने में मुझे हर्ष होता है कि उन दोनों में से एक डॉक्टर अनिल गुप्ता एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पीजीआई चंडीगढ़ रिटायर हुआ। आज एम्स बठिंडा के वो प्रेसिडेंट हैं। दूसरे डॉक्टर अशोक गुप्ता आईआईटी दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर बने, वो आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उनकी भी जम्मू यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन आई थी, मेरी 1st पोजीशन थी। तो इन जगह से समझ लो निकले हुए हम छोटे छोटे बच्चे भी इस लेवल तक पहुंचे। तो इसमें हमारे माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनकी भी तपस्या है। यहां तक मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हम जब उस एक बेडरूम वाले घर में रहते थे तो वो 1st फ्लोर पे था, तो पानी ग्राउंड फ्लोर से लेके आना पड़ता था। तो ड्यूटी लगती थी भाइयों की कि 2 बाल्टी तू लेके जाएगा, 2 बाल्टी तू लेके जाएगा, 2 बाल्टी तू लेके जाएगा। और जब मेरे एग्जाम नजदीक होते थे तो मेरे बड़े भाई साहब, नहीं तू बैठ, तू पढ़ाई कर, मैं तेरे हिस्से की 2 बाल्टी मैं ले आऊंगा, तुम वो 10 मिनट 15 मिनट वेस्ट मत कर। उनका भी सहयोग मेरी पढ़ाई लिखाई में बहुत होता था। हम 3 भाई, तीनों में मैं पढ़ाई में ज्यादा अच्छा था, तो मैं सबसे छोटा तीनों में। तो वो लोग मेरे को काफी हेल्प करते थे इस मामले में कि नहीं तू पढ़ाई कर, चिंता मत कर, हम देख लेंगे तेरा काम। तो मैं इसलिए अपने घर वालों का, भाइयों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं।
सबसे बड़े भाई साहब, यहां तक कि मैं बाई पोस्ट उनको ऐसे लिख करके भेजता था और फिर वो बाई पोस्ट उसमें करेक्शंस करके मुझे वापस भेजते थे। उनकी ड्यूटी लगी थी, पंजाब नेशनल बैंक में उनको जॉब मिल गया था हिमाचल में, तो वो करेक्शंस करके मुझे भेजा करते थे। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते थे। तो ये था मेरा जम्मू का एक्सपीरियंस। जम्मू से खड़गपुर, ये एक प्रवास हमें लगता है 2-4 घंटे का होगा, लेकिन मुझे लगता है आपका बहुत ज़्यादा एक कठिन प्रवास था। मैं ये कहूंगा कि जब जम्मू में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई यूनिवर्सिटी में, तो मेरे प्रोफेसर कोतवाल साहब होते थे फिजिक्स के। उन्होंने पूछा, वीरेंद्र क्या करोगे? मैंने कहा जी इंजीनियरिंग। कहाँ से करोगे? मैंने कहा सर श्रीनगर में REC है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे उन दिनों में, जाऊंगा। तो उन्होंने बोला बेवकूफ, गो टू IIT। मैंने बोला सर व्हाट इज दैट? तो हमने IIT का नाम भी नहीं सुना था। तो पहली बार उन्होंने बताया, बेटा 5 IIT हैं, हिंदुस्तान के टॉप के कॉलेजेस हैं, और तुम्हारा चूंकि फर्स्ट पोजीशन आया है यूनिवर्सिटी में, तुमको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। तो मैंने वो JEE वगैरह नहीं दिया, मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिला। ये अलग बात है, जब मैं दिल्ली पहुंचा तो IIT में गया तो कहते नहीं सब एडमिशन बंद हो चुकी हैं, यू आर टू लेट। तो फिर हमने 1 साल दिल्ली में हंसराज कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स किया, और फिर अगले साल दिमाग में आया दोबारा IIT के बारे में पता करने का। बोला कि क्या हमको एडमिशन मिल सकती है लास्ट ईयर के बारे? कहते यस, बिकॉज योर रिजल्ट वाज लेट, सो यू कैन स्टिल गेट द एडमिशन। और मेरी पहली चॉइस बाय द वे IIT खड़गपुर थी। हालांकि IIT दिल्ली में मुझे सभी डिपार्टमेंट मिल रहे थे, कानपुर में, बॉम्बे में, मद्रास में, सब जगह मिल रहे थे, बट खड़गपुर वाज माय फर्स्ट चॉइस। अब आपके दिमाग में आएगा कि खड़गपुर ही मैंने क्यों फर्स्ट चॉइस दी? क्योंकि बचपन में हमने थोड़ी कुछ ज्यादा किताबें पढ़ ली थी भारत के क्रांतिकारियों के बारे में। तो जब हम क्रांतिकारियों की लिस्ट देखते थे तो मैक्सिमम बंगाल के, और जब स्पिरिचुअल लीडर्स की किताबें पढ़ते थे तो उसमें भी मैक्सिमम बंगाल के, और जब साइंटिस्ट की कहानियां पढ़ते थे तो वो भी मैक्सिमम बंगाल के। तो हमारे दिमाग में बंगाल घुस गया था बुरी तरह से। तो हमने जैसे ही मौका मिला हमने कहा बेटा बंगाल जाएंगे। और IIT खड़गपुर, द बिगेस्ट IIT, द फर्स्ट IIT, एंड आई विल से इवन द बेस्ट IIT। उस समय तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चल बेटा खड़गपुर, बंगाल में जाएंगे। तो दैट इज हाउ आई रीच्ड बंगाल। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे क्रांतिकारियों से बंगाल प्रांत युक्त है। मुझे लगता है कि अपने आज़ाद जो थे सुभाष चंद्र बोस जी, भारत के स्वतंत्रता पूर्व वो पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे। करेक्ट। तो एक है कि आपने सच में कहा, वो एक खून में होना चाहिए क्रांति, जी। और देश के प्रति एक समर्पित भाव होना चाहिए। करेक्ट। राष्ट्र समर्पित सेवा, ये जो एक घोष वाक्य है IIT का, उसको आपने देख के IIT खड़गपुर में आपने दाखिला लिया और आपने उसमें एक पहला कदम, क्या भावना थी श्रीमान, कि क्या पाना चाहते थे? देखिए उस समय तो भावना इतनी थी कि सिर्फ इंजीनियर बनना है, और IIT खड़गपुर का दिमाग में आ चुका था। और IIT खड़गपुर, बाकी IIT तो हमने देखे ही नहीं थे, दिल्ली देखा था कुछ हद तक। तो खड़गपुर में जैसे ही वो एंटर किए, मेन बिल्डिंग इज इम्पोजिंग। I will say it is probably the best building among all the IITs even today. अगर मैं जो नई IIT बनी है उनको भी कंपेयर करूं तो IIT खड़गपुर की मेन बिल्डिंग का कोई मुकाबला नहीं है, लेट मी टेल यू। और सबसे बड़ी ब्यूटी जो है, उसकी मेन बिल्डिंग के सामने लिखा हुआ है डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ नेशन। वो जो एक सेंटेंस है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, और वो मेरे दिमाग में भी बैठ गया, जो अभी तक है। और मैं तो चाहता हूं कि ये जो शब्द हैं ये सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में लिखा रहना चाहिए उनकी मेन बिल्डिंग पर, राष्ट्र समर्पित सेवा। यस, होना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से युवाओं को ये भी एक सूचित करना चाहता हूँ, ये 1974 का, मुझे लगता है सन 1974 में एडमिशन ली थी मैंने। एडमिशन था, प्रवेश था। आज हम AC क्लास में बैठ के बहुत सारी सुविधाओं के साथ, लैपटॉप है या बाकी का कोई है, ब्लूटूथ है, बाकी का बहुत सारी सुविधाओं के साथ हम कंफर्ट जोन में पढ़ाई करते हैं। आपका जो श्रीमान जो 1974 का जो एक प्रयास था या एक आपने दाखिला लिया था, बहुत कठिन था, क्योंकि उस वक्त जम्मू जैसे क्षेत्र में रहने के बाद आप यहाँ पे आए खड़गपुर में। एक संस्कृति अलग था, एक प्रांत अलग था, सामाजिक जीवन अलग था। जो युवा मुझे पूछते हैं ना, वो मैं पूछता हूँ, रैगिंग हुआ? बिल्कुल हुआ। हुआ।
आपने जब सीनियर हो गए तो आपने रैगिंग मैंने रैगिंग नहीं किया किसी का। वो इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट ईयर में ही था तो समहाउ मुझे जिस तरीके से वो रैगिंग करते थे मुझे जमा नहीं। तो उसी टाइम मैंने प्रण लिया था कि मैं किसी की रैगिंग नहीं करूंगा। और ये अलग बात है कि मेरी भी जब रैगिंग हुई तो काफी हद तक मैंने रेजिस्ट भी किया था। जैसे कि हमारे बाल इतने इतने छोटे करवा दिए जाते थे, मूंछें मुंडवा दी जाती थी। हमने बाल तो छोटे करवा लिए लेकिन मूंछें नहीं मुंडवाई। बड़े बड़े सीनियर दिग्गज आए, जबरदस्त रैगर। मैंने कहा जी मैं मूंछें नहीं काटूंगा, मूंछें तो मेरा फैमिली ट्रेडिशन है। एंड आई मैनेज्ड टू रिमेन विद मूंछें इन आईटी खड़गपुर। तो उस समय जब फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं ठीक से, तो हर मूंछ वाला मतलब ही हैज टू बी सीनियर, ही हैज टू बी सीनियर। बिना मूंछ वाला कुछ भी हो सकता है। तो आई वॉज कंसिडर्ड सीनियर ओनली। तो फर्स्ट ईयर वाले भी आते जाते गुड मॉर्निंग सब बोल देते थे। तो मैं धीरे से हिला देता था क्योंकि सीनियर देखेगा तो मारेगा। तो खैर रैगिंग का अपना एक आनंद था, लेकिन मैंने रैगिंग नहीं की। 1974 में स्थिरता से शैक्षणिक प्रगति करना, इसके पीछे के 3 आपके व्यक्तिगत अनुभव जो युवाओं तक आप पहुंचाना चाहोगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब मैं खड़गपुर पहुंचा, खड़गपुर में मेरी क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में मैंने कोशिश की कि मैं जम्मू से टॉप करके आया हूं, यहां भी टॉप करूं। लेकिन कितनी पढ़ाई की, कितनी की, फिर भी कुछ नहीं बन रहा। आधे रास्ते में नहीं, आधे से भी नीचे वालों में था मैं, क्योंकि अपनी क्लास में सभी ही टॉपर थे। पूरे हिंदुस्तान के टॉपर पहुंचे हुए थे वहां। हम उसमें भी कोई विशेष कोई इतनी योग्यता नहीं थी हमारे में। जम्मू में हालांकि हम अंग्रेजी और हिंदी डिबेट दोनों जीतते थे, लेकिन यहां पर जब लोगों को अंग्रेजी बोलते हुए देखा तो हमने खुद ही अपना हाथ पीछे खींच लिया, भैया हम तो इनके सामने कुछ है ही नहीं। तो फिर हमने हिंदी में कोशिश की डिबेट की कि हिंदी में तो अपनी पूरी पकड़ है, लेकिन वहां भी यूपी वालों ने हमारी धज्जियां उड़ा दी। कहते तुम हिंदी बोलते हो पंजाबी बोलते हो। तो वो भी हमारी गई। तो शुरू में काफी धक्के लगे, फिर खैर फाइनली एक हमारे वहां पे जिम खाना होता है, उसमें हम एक्टिव हो गए एज ए वॉलंटियर कहिए और जो भी है ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी कहिए। तो हम काफी एक्टिव होते रहे और फाइनली फिर हमने वहां पे इलेक्शन वगैरह भी लड़ा, हम स्टूडेंट लीडर भी बने, पहले नंबर 2 बने। नंबर 1 का सोचा भी नहीं था उस समय, लेकिन फिर एज ए नंबर 2 भगवान की दया से इतना अच्छा काम हुआ कि लोगों ने हमको लिटरली फोर्स किया कि अब तुमको नंबर 1 के लिए भी लड़ना है। जबकि इतिहास कहता था कि जो भी नंबर 2 नंबर 1 के लिए लड़ता था वो हार जाता था। तो हमने कहा भाई अच्छी बनी बनाई इज्जत है, इसको हम धूल में नहीं मिटने देंगे। फिर भी लेकिन लोग इतने पीछे पड़ गए, इवन हमारे प्रोफेसर भी, उन्होंने भी हमको मोटिवेट किया कि नहीं जेटली यू कैन डू इट। तो हम खैर इलेक्शन में कूद गए और हाँ हमारा अपोनेंट जो था वो नेशनल लेवल का ओरेटर डिबेटर था, नेशनल लेवल का। तो हमारे वहां पे जैसे हम आपस में बैठ के बातचीत करते रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कैंडिडेट को सामने बिठा दिया जाता था, जनता उनसे क्वेश्चन पूछती थी, उसको सोप बॉक्स बोलते थे। तो हमने कहा यार सोप बॉक्स में ये मेरी धज्जियां उड़ा देगा। लेकिन वहां भी देखा, हालांकि वो बोलने में बहुत ही बढ़िया इंग्लिश बोलता था, लेकिन उस समय हमने ये रियलाइज किया, जो कि मैं बच्चों को भी बताना चाहता हूं, कि जब आपके दिल से आवाज निकलती है ना, जो उसकी वैल्यू होती है उसका कोई सानी नहीं है। दूसरा बंदा कितनी भी फ्लावरली इंग्लिश बोल रहा हो, लेकिन जो दिल से आवाज निकलती है उसकी जो ध्वनि है या उसकी गूंज बड़ी दूर तक पहुंचती है और वो दूसरों के दिल में बैठ जाती है। और वही 100 बाक्स के दौरान वही हुआ। डिस्पाइट हैविंग ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, आई वन विद ए थंपिंग मेजॉरिटी। एंड इन द हिस्ट्री ऑफ आईआईटी खड़गपुर मैं आज तक एक ही आदमी हूं जो नंबर 2 और नंबर 1 रहा है। मेरा रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। यानी शिखर शिखर काबिज करना आपने युवा से ही सीख लिया था। कह सकते हो। श्रीमान, हमारे यहाँ पे एक साहित्यिक में एक कहावत है कि नदियों किनारे गांव बस जाते हैं, समुंदर पे खाली एक ही राजा राज करता है। वो समुंदर पर जब आप राज कर रहे थे नौसेना के माध्यम से, तो क्या कोई एक ऐसा अविस्मरणीय अनुभव या वहाँ का एक आपका जिंदगी? देखिए नेवी के संस्मरण तो बहुत है, बहुत सी एक्टिविटी हुई, बहुत जबरदस्त। और मैं टेक्निकल ब्रांच में था, तो पहला तो नेवी ज्वाइन करने के बाद एक बहुत बड़ा धक्का लगा था, जिसको मैं ये कहूं कि एज ए टेक्निकल अफसर हमको पता चला भाई साहब यू विल नेवर गेट द कमांड ऑफ द शिप। तो हमको बड़ी हैरानी हुई कि हम तो बड़े टॉप क्लास के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज ये हैं वो हैं। कहते नहीं जी, टेक्निकल अफसर्स जो हैं वो कमांडिंग अफसर कभी नहीं बन सकते शिप के। तो ये हमारे लिए धक्का था।
और फिर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहते हैं वो कभी भी नहीं बनोगे, वो भी हमेशा एग्जीक्यूटिव ब्रांच का होता है। लेकिन आप ज्वाइन कर चुके थे, हमने कहा चल बेटा ठीक है, नंबर 2 ही सही, जहां पर भी रहोगे आप। तो एक संस्मरण में कहिए, मैं कहूंगा कि हम लोग अभी नई नई नेवी ज्वाइन की थी, आईएनएस तलवार के ऊपर था मैं, तो हमारा शिप पोरबंदर के आसपास कहीं सेल कर रहा था। तो शिप के ऊपर सूचना मिली कि ताइवान के 3 ट्रॉलर्स इंडियन वाटर्स में आकर के मछलियां पकड़ रहे हैं और खूब मछली पकड़ के ले जाते थे, हजारों टन के हिसाब से, वो इतनी कैपेसिटी होती है उनकी। तो उनको पकड़ना है, तो अब उनको पकड़ने के लिए उनको यंग ऑफिसर चाहिए थे। तो हालांकि ये नॉर्मल जॉब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स करते हैं, टेक्निकल ऑफिसर नहीं करते। लेकिन इट सो हैपेंड कि उस शिप के ऊपर जब कमांडिंग ऑफिसर ने, टेक्निकल ऑफिसर्स में से मैं था एक, और भी थे 2-3 यंग, तो मेरी मूछें वगैरह उस समय भी तगड़ी होती थी एकदम। वो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे समहाउ वो बिना मूछों वाले थे, छोटे कद के थे। तो उन्होंने बोला अरे यार जो कोई जम नहीं रहा, कहता है जेटली आर यू रेडी? मैं कहा यस सर। और मेरा एम बड़ा अच्छा था, पिस्टल विस्टल का बड़ा एम शुरू अच्छा रहा मेरा। तो मैंने वॉलंटियर किया। तो हम 3 लोग थे, मुझे याद है, 2 ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही थे, तीसरा मैं टेक्निकल ऑफिसर था। तो रात को मिडिल ऑफ द नाइट लगभग 1 या 2 बजे के आसपास उन ट्रॉलर्स को चेज किया, वो भी भागे इंटरनेशनल वाटर की तरफ, भागना शुरू किया, तब आप पकड़ नहीं सकते उनको। फिर उनके आगे गोला फेंका, एक दाईं तरफ फेंका, एक बाईं तरफ फेंका। तो फिर उन्होंने अपने इंजन बंद किए और रुके, और फिर हम लोग जेमिनी बोट्स में लेकर के 3 लोग, एक ने एक को कैप्चर किया, दूसरे ने किया, तीसरे को किया। तो मैं भी वन ऑफ देम वाज देयर, जिसने एक बोट को कैप्चर करके, उसके होता है कैप्टन ऑफ द शिप कह लीजिए, उसको पकड़ करके लेके शिप पे आए और हमने वो शिप्स कैप्चर किए थे। तो ये वो एक बड़ा अच्छा अनुभव लगता है, मुझे याद आता है अभी भी वो रात का नज़ारा, मिडिल ऑफ द नाइट, पिच डार्क एकदम, और आप जेमिनी बोट में जा रहे हो अपने 4-5 सेलर्स के साथ। उनके पास वो स्टेन गन्स थी और मेरे पास 9mm कार्बाइन बोलते हैं उसको, और मेरे पास पिस्टल थी अपनी ऑफ कोर्स, एंड हम उनको पकड़ के लाए थे। तो ऐसे और कई संस्मरण है वैसे तो। एक सवाल पूछना था आपको, हमसे कुछ ऐसी पुरानी रंजिश तो नहीं है ना? रंजिश किस बात की होनी चाहिए आपके तो साथ? फिर आप साहित्य में कैसे आ गए? नौसेना, समुद्र पे राज कर चुके, जी, आईआईटी पवई, यानी हर एक क्षेत्र। आईआईटी फिर खड़गपुर। उसके, हाँ, आईआईटी खड़गपुर। और उसके बाद जैसे ही आपने अभी साहित्य, यानी जब मैंने आपके बहुत पुस्तकें पढ़ी, तो इसके लिए मैंने पूछा कि अरे मैंने उनका पूरा लिखावट देखी, आपका पूरा एक एक पैराग्राफ जब मैंने पढ़ा, उसको मुखोद्गत किया, तो मुझे लगा अरे ये तो एक हार्डकोर साहित्यिक हम बोलते हैं ना, वैसे है। इसके लिए मैंने बोला कि हमारा क्षेत्र क्यों आपने ऐसे चुना? नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे बोला जाता है सर कि लक्ष्मी छीन ली जा सकती है, सरस्वती छीनी नहीं जाती, ये एक है। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो साहित्य प्रवास में आपने अचानक फिर से एक डिग्री आपने चेंज करा लिया और साहित्य में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। भारतीय साहित्य क्षेत्र में जो एक शैक्षणिक, एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक मूल्यों को सामाजिक तरीके से बांधना, उसको वृद्धिंगत करना, ये आपकी किताबों में है। एक उसमें पारिवारिक झलक है, उसमें शैक्षणिक है, आपके अनुभव है। तो ये कैसे आपने साहित्य में अपना योगदान दिया? देखिए ऐसा है, मैं कविताएं तो स्कूल के टाइम में भी लिखता था, कॉलेज के टाइम में भी कविताएं भी लिखता था, छोटे मोटे लेख भी लिखता था, और नेवी में रहते हुए भी एक हमारी टेक्निकल मैगजीन होती है, उसका भी मैं एडिटर वगैरह था। तो उसके लिए चाहे वो उसका संपादकीय हो या कुछ भी हो, वो लिखना मेरा काम होता था। और मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा ही इन्वॉल्व रहा हूँ। यहाँ तक कि जब हम यूके में थे तो वहाँ पर भी एक बार 15 अगस्त का कल्चरल फंक्शन था, तो अब कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो कमांडिंग ऑफिसर या जो भी है वो मेरी तरफ देखते थे, जेटली यू विल कंडक्ट दिस। मैं कहा यस सर। तो इस प्रकार से चाहे वो ड्रामेटिक्स हो, डिबेट्स हो, इन चीज़ों में लिखने का भी थोड़ा सा साथ रहता ही है। और फिर जब मैंने नेवी छोड़ी, I became dean of a university for some time. Then I was president of 2 companies. I was giving lectures to my employees, etc. फिर I became a corporate trainer. So as a corporate trainer, how to remain connected with your people whom you have trained? मैं कोई सेल्समैन तो हूँ नहीं, कोई मार्केटिंग वाला हूँ नहीं, उसमें मेरी रुचि नहीं थी। तो मैंने कहा हाउ टू रिमेन कनेक्टेड विद दीज पीपल। तो मैंने हर महीने एक आर्टिकल लिखना शुरू किया, वो मैंने उन लोगों को भेजना शुरू कर दिया
जो लोग मेरी ट्रेनिंग अटेंड करते थे। तो आई स्टार्टेड विद अराउंड, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अराउंड विद 300 पीपल। फिर बाद में अपने फ्रेंड सर्कल को भी मैंने उसमें ऐड करना शुरू कर दिया। तो वो 300 लोगों से जो आर्टिकल मैं भेजना शुरू किया था थ्रू ईमेल, वो बढ़ते 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 अप टू 7000 तक पहुंच गया एक टाइम पर। और हर महीने मैं रेगुलरली एक आर्टिकल लिखता था, रेगुलरली, विदाउट फेल, एंड दैट वेंट अप टू 100 आर्टिकल्स। तो इस तरह से मेरे 100 आर्टिकल्स इकट्ठे हो गए, और जिनके पास वो आर्टिकल जाते थे उनको अच्छे लगते थे, वो फीडबैक वगैरह भी दिया करते थे। तो फिर किसी समय जब मैं ट्रेनिंग ही कंडक्ट कर रहा था, तो किसी ने बोला, सर आपके इतने बढ़िया आर्टिकल हैं, तो व्हाई डोंट यू प्रिंट देम इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। तो फिर मेरी पहली बुक आई, जिसका नाम मैंने दिया वी कैन वी कैन। तो ये मेरी पहली बुक बनी। इसमें पहले एडिशन में 30 आर्टिकल्स थे, फिर बाद में मैंने 4 और ऐड किए। इसका 3rd एडिशन ये है, अभी 4th एडिशन इसका प्रिंट हो रहा है, वी कैन। और फिर बाद में तो बहुत अच्छा है, हाँ जी, उड़ता हुआ हवाई जहाज। जी हाँ, और ये आपने उड़ते हुए हवाई जहाज की बात कही, तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये फोटोग्राफ अगेंस्ट द राइजिंग सन मैंने अपनी घर की बालकनी से ली हुई है। और इस फोटोग्राफ को लेने के लिए मुझे पूरे 4 महीने कोशिश करनी पड़ी, बिकॉज सूर्य शिफ्ट होता है। मुझे मेरी बालकनी से सूर्य सिर्फ 2 महीने के लिए दिखाई देता था, मई और जून के महीने में। और मैं डेली मॉर्निंग में खड़ा हो जाता था। मैं द्वारका में रहता हूं, दिल्ली में, एयरपोर्ट के पास वहां से जहाज गुजरते थे, तो सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए ये क्रॉस करते थे सूरज को, कभी सूरज के ऊपर, कभी नीचे, कभी पीछे। तो मैं डेली अपना SLR कैमरा लेके खड़ा हो जाता था। पहले 2 महीने मुझे ये शॉट नहीं मिला। अगले साल फिर मैंने मई का वेट किया, फिर खड़ा होना शुरू किया। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 6 जून को अगले साल मुझे ये शॉट मिल गया, एकदम एग्जैक्ट एयरक्राफ्ट सन के बीच में। तो जब इसका कवर डिसाइड करना था, तो मैं लोगों से एडवाइस ले रहा था, यार क्या कवर बनाऊं। तो मेरी भतीजी है, उसी ने आइडिया दिया कि चाचा जी, आपकी वो फोटोग्राफ इतनी बढ़िया है, उसी क्यों नहीं यूज कर लेते आप। तो दैट इज व्हाई व्हेन आई यूज दिस फोटोग्राफ, तो उसके नीचे मैंने ये लिख दिया, दिस बुक कैन चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ, एंड इट कैन एक्चुअली चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। और फिर बाद में डिमांड आई कि भाई साहब, इसका हिंदी अनुवाद क्यों नहीं बनाते आप। तो फिर हमने इसका हिंदी अनुवाद भी सफलता की उड़ान, उसका नाम दे दिया हमने, विच इज बेसिकली ए ट्रांसलेशन बट विद लिटिल बिट एडिशंस आल्सो। तो इसका भी द्वितीय संस्करण आ चुका है। तो ये जनाब आपके लिए ही है। जी हाँ, अंग्रेजी और हिंदी दोनों। साहित्य के लिए इससे अच्छा कोई जी हाँ। ये नहीं रहता, भेंट नहीं रहता है। लेकिन मान्यवर, मुझे एक आपके सभी श्रोते जो हमारे भारत के निवासी है, अनिवासी है, उनको एक मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि श्रीमान जी से जब हम बात कर रहे थे, तो उनमें आज भी वही प्रेरणा थी, आज भी वही ऊर्जा थी, आज भी वही सकारात्मक था, और आज भी जिंदगी जीने का एक वो तरीका, वो एक ये था। हम बोलते हैं ना कि एक लहजा होना चाहिए बोलने में, वैसे एक ये था। और आप उनका अभी जब हम टेस्टिंग कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि मेरा तो आवाज आ जाएगा, लेकिन सच में बताऊं, ये जो धीर गंभीर ये जो आवाज है ना, उसके पीछे एक बहुत ही सॉफ्ट व्यक्तित्व है। सर, ये कभी ये कैसा है कि आपका जो आवाज है, या आपका जो करियर है, या बाकी का है, आप अगर जब व्यासपीठ पे खड़े रहते हो, तो सामने वाले 15,000, 20,000, लाख स्टूडेंट जो भी है, मैंने खुद देखे है। मैं आपके माध्यम से एक बताना चाहूँगा कि जब भी हम मिले, हम 3 महामहिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, 3 प्रदेश के जो महामहिम राज्यपाल हैं, उनके उपस्थिति में हम तीनों की भेंट हुई, और आज ये चौथी भेंट है। तो हमने सोचा कि आपके साथ ये चौथी भेंट हम सामायिक करें। तो सर, तब मैंने देखा कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, लेकिन ये जो व्यक्तित्व है, उसके पीछे का व्यक्तित्व मैंने देखा है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, वो बहुत ही संवेदनशील है। कठिन नहीं जाता ये 2 व्यक्तित्व संभालने के लिए? देखिए, मैं बिलोंग करता हूं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के, ये आप। आई फील इक्वली कंफर्टेबल व्हेन टॉकिंग टू ए रिक्शा वाला, or the director of a company, or the director of IIT Kharagpur, or any director for that matter, or any minister for that matter. I feel equally comfortable. I am not overawed by the very high post of anybody. At the same time, I don't feel that I am very big if I am talking to a person who is of a very, very, let's say, housekeeping boy हो, या maid servant हो, या कोई भी हो, servant हो, या driver हो, कोई भी, उनके साथ भी मेरा उतना ही प्यार भरा बातचीत का
तरीका रहता है जो किसी बड़े सीनियर के साथ रहता है। ये मेरा व्यक्तित्व है, ये मेरी भावना है कि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी के दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए दैट वी आर ऑल बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स। सो ईच वन ऑफ अस शुड ट्राई टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। वो सबसे बड़ी चीज है। अगर इफ यू आर नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग, यू कैनॉट बिकम ए गुड इंजीनियर, यू कैनॉट बिकम ए गुड डॉक्टर, यू कैनॉट बिकम ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर इफ यू आर नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग। और मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हो या बच्चों का मैसेज हो, ये उसमें हमेशा तत्व रहता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। तो वो भावना मेरे मन में हमेशा रही है और उसका मैं पालन भी करता हूँ। पहले के ज़माने में हम पिक्चर देखते थे, मूवी देखते थे, तो वो एक्शन मूवी होती थी, उसमें सब होता था, एक्शन होता था, रोमांस होता था, ट्रेजेडी होती थी, सब होता था उसमें। आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो भी वैसे ही था। आपने आईआईटी से अपना शिक्षा पूरा की और उसको जो शिक्षा आपने हासिल की थी उसका एक ऋण आपने वापस भी किया, और वो किया साहित्य के माध्यम से। और वो ऐसे किया कि आने वाली अनेक पीढ़ियाँ आपकी शुक्रगुजार रहेगी कि आपने ऐसा साहित्यिक योगदान आईआईटी क्षेत्र में दिया। उसके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो वो बहुत छोटी बात रहेगी, आपके ऐसे आपके माध्यम से युवाओं को जाए। देखिए, एक स्टेज ऐसी आई कि जब मैं अभी नेवी से बाहर निकल रहा था 2002 के आसपास, तो मैं आईआईटी एलुमनी कहिए उसमें बहुत एक्टिवेट हो गया। मैं आईआईटी खड़गपुर एलुमनी में मैं दिल्ली का या नॉर्थ इंडिया का कहिए सेक्रेटरी बना, फिर पैन आईआईटी का मैं फाउंडर बोर्ड मेंबर बना। उस समय मैंने दूसरी आईआईटीज के भी जो बहुत ऊंची लेवल तक आईआईटीएंस पहुंच चुके थे उनके साथ भी मेरा संपर्क हुआ। और तब एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व की कि जो आईआईटीएन फॉरेन से हिंदुस्तान में आया करते थे, तो हमारे आईआईटीज जो थे उनके लिए रेड कारपेट वेलकम होता था। और जो लोग हिंदुस्तान में ही रहे और यहाँ पर रह करके उन्होंने बढ़िया से बढ़िया भी कितना काम क्यों ना किया हो, देश के लिए कितना भी कंट्रीब्यूशन ना किया हो, लेकिन उनको हमारी ही आईआईटी इतना महत्व नहीं देती थी। तो जो मुझे पिंच करता था, तो मेरे दिमाग में आया कि आई मस्ट ब्रिंग आउट द स्टोरीज ऑफ दोज पीपल हु स्टेड बैक इन इंडिया, जो हिंदुस्तान में रहे, तो मैं उनकी भी कहानियां लेकर के आऊं। सो आई डिसाइडेड टू राइट ए बुक, 100 Great IITians dedicated to the service of nation, those who didn't get allured by the glamour of the West but stayed back in India। तो ऐसे 100 लोगों की मैंने खोज शुरू की। इसमें आईआईटी के डायरेक्टर्स, आईआईटी के डीन्स, आईआईटी एलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स, उन सब का भी सहयोग मुझे मिला। और एक एक करते 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 मुझे 4 साल से ऊपर लगे। तो फाइनली 100 स्टोरीज के साथ ये मेरी बुक एक आ गई मार्केट के अंदर, 100 Great IITians डेडिकेटेड टू दी सर्विस ऑफ नेशन। और ये किताब भी आप भी देखिए इसको, इसके अंदर 100 स्टोरीज हैं आपके पास। और ये वही 100 के 100 आदमी हैं जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे वो उस समय का लाइसेंस राज रहा हो या उस समय का, मैं कहूं इवन करप्शन लेवल भी बहुत हाई होता था उन दिनों में। इन लोगों ने उस समय देश में रह करके बहुत बढ़िया काम किया। तो इन 100 लोगों की जो कहानियां हैं वो इसमें हैं। इसका पहले बेंगलोर में लॉन्च हुआ था, उसके पहले भुवनेश्वर में हुआ था, चेन्नई में लॉन्च हुआ, कल हमारा मुंबई में लॉन्च हुआ, इसके बाद मेरा पुणे में लॉन्च है 13 मार्च को, और उसके बाद दिल्ली में भी लॉन्च करने का मेरा प्लान है, जहां मैं चाहता हूं कि ये जो 100 लोग हैं इनको मैं द टॉर्च बियरर्स ऑफ विकसित भारत मानता हूं। कि इन्होंने विकसित भारत की फाउंडेशन उस समय ले की जब हिंदुस्तान से, आपने जैसे बोला, 18 बाहर भाग रहे थे, दे डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंडिया। ये भी बाहर जा सकते थे और करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन ये हिंदुस्तान में रहे। तो मैं चाहता हूं, मेरे मन की इच्छा है कि भारत के प्रधानमंत्री हों या भारत के राष्ट्रपति हों, ये इन 100 लोगों को बुला करके उनको सम्मान दें, ताकि ये पूरी की पूरी जो हमारी इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी है या यूथ है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा कि भाई साहब ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहे और उसके बावजूद इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे ये लोग।
अपने लिए भी और देश की भी सेवा की इन लोगों ने। तो ये कहानियां सदा के लिए, फ्यूचर के लिए भी लोगों की रहेंगी। इसमें हमारे नंदन नीलेकानी जी की भी कहानी है, नारायण मूर्ति जी की कहानी है, इसरो के राधा कृष्णन जी की कहानी है, बार के श्री कुमार बैनर्जी की कहानी है। तो इस तरह से एक दिग्गज आपको मिलेंगे इसमें, इस बुक के अंदर उनकी कहानियां हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे राष्ट्रपतियों के इसमें राष्ट्रपति पद्मा भवन अवार्डीज है बने हुए इसमें, लगभग सभी। 25 के आसपास पद्मा अवार्डीज हैं इसमें। एक आईआईटी रुड़की के हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहुंचा हुआ है। इसमें 3 स्पिरिचुअल लीडर्स की कहानियां हैं, 8 फौजी अफसरों की कहानियां हैं। श्रीमान लेकिन सो नहीं ना, और भी रहेंगे यानी दूसरी आवृत्ति। तो उसके लिए यस, कुछ लोग छूट गए होंगे, अब इसका वॉल्यूम 2 भी आएगा। क्या मैं उतना अथॉरिटी लूं कि मैं बता सकता हूँ, अगर आप आईआईटी क्षेत्र से हैं तो थोड़ा अच्छा और परफॉर्म कीजिए जिसके कारण आप ऐसे बुक में आप अपना स्थान और प्राप्त कर आपकी सकें। जानकारी के लिए मैं यहीं पर नहीं रुक रहा, मैं इसके आगे भी जा रहा हूं, हाँ। क्योंकि आईआईटी एक ब्रांड बन चुका है पूरी दुनिया में इस समय। ओ, तो एक और किताब आएगी, 100 ग्रेट आईआईटी प्रोफेसर्स हु मेड आईआईटीज व्हाट दे आर। तो 100 आईआईटी प्रोफेसर्स की भी कहानियां मैं कंपाइल करूंगा, और फिर इसका वॉल्यूम 2 भी आएगा। और एक आएगा 100 ग्रेट आईआईटी वुमेन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। वुमेन भी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं कुछ आईआईटीएन वुमेन, हाँ। तो उनकी भी एक श्रृंखला निकलेगी 100 के आसपास। और एक निकलेगी जो ग्लोबल लेवल के ऊपर जिन आईआईटीएंस ने कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल लेवल पे। यानी साहित्य क्षेत्र से अगला अगर कोई पुरस्कार प्राप्त होगा महामहिम से, तो मुझे लगता है पहले ही आपका साक्षात्कार लेना पड़ेगा उसके लिए। उतना तो आवश्यक है सर। लेकिन ये आवश्यक है, यानी इसमें बहुत सारी महिला भी है, लेकिन हाँ, महिला जो आईआईटी क्षेत्र में योगदान दे रही है उनका भी एक स्वतंत्र पुस्तक इस पे आएगा। लेकिन ये जो पुस्तक है ना, ये अभी आवाज में भी मुझे नम्रता दिखाई देगी आपको, क्योंकि इसमें लौह है, खनिज है या मिनरल्स या बाकी का जो भी क्षेत्र है जिसके कारण आज हमारा भारत खड़ा है। बिल्कुल, हमारा भारत जो एक स्वतंत्र खड़ा है, उसका स्ट्रक्चर जिसने बनाया है, हम बोलते हैं ना पूरा का पूरा बेस जो लोगों ने बनाया है, वो लोग आज ये किताब में बंदिस्त है अपनी जीवनी लेके। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान में जो ब्रॉडबैंड आया फॉर एग्जांपल, वो हाँ। बीके सिंगल जी हैं, हाँ। उनकी कहानी इसमें है। आपके, अब मैं नाम भी लेना चाहूं तो ले सकता हूं, स्पिक मैक एक ऑर्गेनाइजेशन है हाँ। जो सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमंग यूथ जो काम करती है, उसके किरण सेठ जी, उनकी कहानी भी इसमें है। और जो एकमात्र आईआईटीएन जिसने अपनी जिंदगी इस देश के लिए कुर्बान कर दी, लेफ्टिनेंट वीके जैन, जो 1971 में खुखरी में, आईएनएस खुखरी में जो समुद्र में समा गए थे, उनकी कहानी भी इस बुक में है। तो इस तरह से आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, हर क्षेत्र की आपको आईआईटीएन मिलेंगे इस बुक के अंदर। यानी जिस तरीके से हम कोई भी 108 अगर मंत्र की जपमाला देते हैं, तो उसमें 108 मोती रहते हैं कि जिनको इसमें हम 100 जप मोती करते हैं। हैं। इसमें 100 मोती है। लेकिन हाँ, हमारा विजन इंडिया, सर मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमारा विजन इंडिया भी बहुत अच्छा एक माध्यम है कि हमने ऐसे व्यक्ति को ही आपके सामने लाया है जिन्होंने पूरी की पूरी श्रृंखला ही तैयार की है। तो हम भी कुछ अलग है सर, हम उतना तो अभिमान हम खुद से बिल्कुल करते हैं, जरूर, उतना आपके जैसे हम ये नहीं है, लेकिन 100% हमें बहुत गर्व होता है सर कि आपको हम लोगों के सामने रख रहे हैं, और आपके विचार, आपका कर्तृत्व और आपका स्थिरता, संयमता और उसके साथ की हुई अपनी प्रगति, ये युवाओं तक, ये मध्यम वर्ग तक जी, आप पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान, 2024 में लाल किला के प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि बहुत सारे 1 लाख से ज़्यादा युवा आगे नेतृत्व करने के लिए तैयार हो, सशक्त हो। हम 74 साल के एक सशक्त व्यक्ति के तरफ हम भारत है, लेकिन 25 साल का युवा भी है। दोनों मिलकर 100 साल का 2047 में हम 100 साल का एक भारत हो जाए। आपका प्रचंड अनुभव है, यश के शिखर पर आप हो, विराजित हो। ये युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे, जिसके कारण व्यक्तिगत आयुष्य में, सामाजिक, पारिवारिक आयुष्य में वो आपके जैसे शिखर पर विराजित हो? देखिए, आज का जो युवक है, एक तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप आज स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, या शायद कॉलेज से पास आउट भी हो चुके हो,
याद रखिए 2047 जब आएगा, भारतवर्ष के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय आप सब लोग अपने कैरियर की बुलंदियों पर होंगे। आप लोग हिंदुस्तान को ड्राइव कर रहे होंगे उस समय। हम उस समय हो या ना हो कोई पता नहीं, लेकिन आप लोग बुलंदियों पर होंगे। और भारत उस समय बुलंदियों पर हो, भारत उस समय विश्व गुरु बने, उसके लिए आपको आज की तारीख में मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको आज एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो आपको ऐसा निर्देश दे रहा है, ऐसा दिशा दर्शन दे रहा है कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के नाम पर गर्व महसूस करती है। और आप भी गर्व महसूस करते हो कि आज की तारीख में जब आप दुनिया में कहीं पर भी घूमने जाते हो, तो जैसे ही लोग इंडियन पासपोर्ट देखते हैं, ए यू आर फ्रॉम इंडिया, वाओ। जब हम लोग जाते थे उन दिनों ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों ऐसे ही इज फ्रॉम इंडिया ऐसे करके बोलते थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे। और आज हिंदुस्तानी को देखते हुए गर्व की दृष्टि से देखते हैं। तो आप बहुत लकी हो कि आपने जिस समय इस धरती पर जन्म लिया, और उसमें भी भारत भूमि में जन्म लिया। यू आर वेरी वेरी लकी। सो मेक यूज ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज और मैं मैसेज देना चाहूंगा आपको कि जिंदगी में कई बार आप ऐसे दोराहे पे खड़े हो जाओगे कि मैं ये काम करूं या मैं ये काम ना करूं। जब भी ऐसा लगे तो ये सोचिएगा कि ये काम करने से अगर कल को टीवी चैनल के ऊपर ये न्यूज आ जाती है आपके बारे में, या न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज आ जाती है, तो क्या आपके गुरुजनों को अच्छा लगेगा? क्या आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा? अगर उसका उत्तर है यस, उनको अच्छा लगेगा, दैट मींस यू आर डूइंग ए गुड जॉब, जस्ट डू इट। और लगे कि नहीं यार, मेरे माँ बाप की नाक कट जाएगी, मेरे गुरुजन मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दैट मींस यू आर डूइंग ए रॉन्ग जॉब, जस्ट डोंट डू इट। इस चीज को अगर आप मुट्ठी में बांध लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं जिंदगी में आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। और दूसरा एक और मैं मैसेज देना चाहूंगा, आपने मेरी 3 किताबों की झलक देखी, ऐसी मार्केट में कई किताबें हैं। आजकल आप लोग हो सकता है बहुत ज्यादा समय इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह पे बिताते होंगे। मैं इनके विरोध में नहीं हूं, इन सब का उपयोग कीजिए, लेकिन सदुपयोग कीजिए। बहुत ज्यादा समय मत बर्बाद कीजिए। और किताब पढ़ने की भी जो हैबिट है ना, ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है। जो किताब पढ़ने में मजा है वो मुझे मेरे ख्याल से मोबाइल के ऊपर या छोटा सा वो क्या बोलते हैं उसको, क्या पैड बोलते हैं, आईपैड वगैरह को पढ़ने में उतना मजा नहीं है। लेट मी टेल यू, एक बुक की फील एक अलग ही होती है। सो किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। और फिर भी ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इनको भी अडॉप्ट कीजिए। मेरी अपनी भी एक यूट्यूब चैनल है, एक्सीलेंस गुरु नाम से मेरी यूट्यूब चैनल है। पिछले कई सालों से उसके ऊपर मैंने नए टॉपिक नहीं डाले, लेकिन फिर भी लगभग 50 के आसपास आपको टॉपिक मिलेंगे उसके ऊपर, एक्सीलेंस गुरु। अब देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, मैं गारंटी देता हूं। हालांकि फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं उसमें और आर्टिकल डालूं, क्योंकि यूट्यूब भी एक बड़ा अच्छा माध्यम है, तो व्हाई नॉट, उसको भी यूज कीजिए। बिकॉज उसमें आप आदमी की आवाज भी सुन रहे हो, उसके हाव भाव भी देख रहे हो, तो इन सब चीजों से एक अलग इंपैक्ट पैदा होता है, जिसको हम मल्टीमीडिया भी बोल सकते हैं। तो परफेक्टली यूज कीजिए इनको, नो डाउट। बट एक बात का बस ध्यान रखिए कि आप अगर आज पढ़ाई करने के बाद विदेश में जाकर के भी सेटल होना चाहते हो, किसी समय मैं ऐसे लोगों को गद्दार बोलता था, आजकल मैं उनको नहीं बोलता। मैं कहता हूं पूरी दुनिया हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया को अपना एक परिवार मानते हैं। तो आप दुनिया के किसी कोने में भी जाकर के अगर सेटल हो जाते हो, नो प्रॉब्लम। हिंदुस्तान में आबादी की कमी नहीं है। वी आर 140 करोड़ कर्सी बांग्लादेशी जो बहुत ज्यादा पहुंच गए यहाँ पर। तो हिंदुस्तान में पॉपुलेशन की कमी नहीं है। आप दुनिया के किसी भाग में भी सेटल हो जाइए, लेकिन आपका जो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी भारत भूमि के प्रति जो कनेक्ट है, उसको कभी मत भूलिएगा। ये मेरा आपको संदेश है। धन्यवाद। श्रीमान, एक सशक्त भारत, एक अखंड राष्ट्र तथा एक विकसित भारत के लिए हम अग्रसर हैं। हम एक ऐसी रास्ते पे है जहाँ पे हम सब एक साथ एक परिवार की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपने आज का जो एक साक्षात्कार है वो सकारात्मकता तथा
एक विचारों में प्रगल्भता लाने की आपको कोशिश करेगा। आपके पास भी आपके मित्र परिवार, आपके परिवार में या आपके स्नेहीजन में हमारे श्रीमान जेटली जी एक महानुभाव जैसे हैं, उनके व्यक्ति जैसे अगर कोई हो तो आप हमारे पास आइए। हम भी उनका परिचय आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से हमको करेंगे, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबको एक साथ लेके हमें आगे चलना है। अखंड भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, यही संकल्पना से विजन इंडिया कार्यरत है। श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।